Welcome to Conceptify, and here we are going to discuss GS 270th PPSC की कॉपी सेक्शन 2 that is geography. तो ज्योग्राफी में अगर आप क्वेश्चंस देखिए सो द क्वेश्चंस वर क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड और पॉसिबल थे कि यही क्वेश्चंस आएंगे बिफोर हैंड. एक दो क्वेश्चन है, जैसे एक दो सेक्शन है. आई थिंक देयर वाज वन क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था. अदरवाइज सारे क्वेश्चंस थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर आप पता लगा सकते थे कि हाँ, दिस क्वेश्चन कैन कम, दीज थीम्स कैन बी आस्क्ड. So monsoon is the favorite topic of BPSC and they have asked this question from monsoon chapter only. हालांकि question थोड़ा अलग है. They have asked that explain the climatic conditions and mechanism. Just a minute. Explain the climatic conditions and mechanism of winter rainfall in India with the spatial spread. मतलब climatic conditions बताना है, mechanism समझाना है winter rainfall का, और बताना है कि spatial spread मतलब कि किस portion में, किस इंडिया के किस portion में आता है winter rainfall which is being affected. So introduction was quite basic कि दो तरह से आता है, दो parts में आता है, and then I have addressed the first and the second part. So the first part, just a minute. So the first part is the northwestern part. यहाँ पर मैंने western disturbances को समझाया है. I have given the spatial spread over here that Delhi, Punjab, Haryana, parts of Rajasthan, etc. In the second part also I have northeastern monsoons या का rainfall भी समझा दिया. Since it is a geography question, since it is a monsoon topic, you need to give the diagram. आप किसी भी तरह कुछ मतलब अगर आप ऐसा नहीं है कि आप डायग्राम आपको नहीं बनाए हो, देन इट इज़ अ प्रॉब्लम. बट सिंस इट इज़ अ ज्योग्राफी पोर्शन और ज्योग्राफी का हर चैप्टर हमें खुद भी एज एस्पिरेंट्स आसानी होती है कि हम डायग्राम बनाकर समझकर अच्छे से समझ भी पाते हैं. तो ये ज़रूरी था कि एग्ज़ामिनर को भी यहाँ पे दिखाने का कि हाउ द मैकेनिज़्म इज़, और पूरे मैकेनिज़्म को समझाना भी था. ठीक है, तो ये मैकेनिज़्म ये हमने कर लिया. सेकेंड भी मैं आई हैव पुट द डायग्राम, मैंने उसको भी एक्सप्लेन किया है. एंड देन आई हैव कंक्लूडेड. बहुत बेसिक कंक्लूजन है. देयर इज़ नो डेटा आई कुड, उस समय मुझे नहीं समझ में आया कि आई कुड पुट एनी डेटा और एनीथिंग, बट आई हैव कंक्लूडेड. सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम मूव करें तो ये मैनग्रोव से रिलेटेड है. अब मैनग्रोव इनफैक्ट आप देखेंगे तो मैनग्रोव, मखाना और मिलेट से क्वेश्चन पूछा इन्होंने शॉर्ट्स में, विच वॉज क्वाइट एक्सपेक्टेड, क्योंकि मैनग्रोव भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है. इफ़ वी टॉक अबाउट इन्वायरमेंट, मैनग्रोव इज़ अ बर्निंग टॉपिक टुडे. ठीक है, मिष्टी स्कीम 2 साल पहले ही बजट में आया था, यूनियन बजट में. सो मैनग्रोव क्वेश्चन वॉज अगेन एक्सपेक्टेड. सो मैनग्रोव का सबसे पहले मैंने इसको, इन्होंने पूछा है डिस्कस द इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ मैनग्रोव्स इन इंडिया अलॉन्ग द इंडियन कोस्ट विद एग्जाम्पल्स. मतलब आपको समझाना है और एग्जाम्पल्स भी देने हैं और बताना है इंडियन कोस्ट के बारे में. सो फर्स्ट आई हैव इंट्रोडक्शन में मैंने मैनग्रोव का डेटा ही पुट किया है. हालांकि मुझे लग रहा है कि ये डेटा मैंने गलत लिखा है, तो वहाँ पे मेरे मार्क्स जाएंगे, ज़रूर जाएंगे. बट यू शुड ऑलवेज, मतलब ये इम्पॉर्टेंट था, और फॉरेस्ट सर्वे पढ़ने के बाद आपको डेटा मैनग्रोव का, बैम्बू का याद रखना ही चाहिए. मोटे तौर पे आपको थोड़ा अप्रॉक्सीमेटली भी याद रखना चाहिए. हालांकि मैंने यहाँ पे गलत डेटा पुट कर दिया उस समय, पता नहीं कैसे, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है. एनीवेज, तो यहाँ पे मार्क्स जा सकते हैं मेरे. सो एंड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने बहुत बड़ा सा मैप बना दिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैप छोटा से सा भी यहाँ पे हो सकता था, एंड देन आई कुड हैव इंक्लूज्ड, पर इट्स ओके. बेसिकली मेरा यहाँ पर एम था कि मैं पूरे मैनग्रोव कवर जो है इंडिया का कोस्टल एरियाज़ में, उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूँ कि मैनग्रोव फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं. दिस मैप कुड हैव बीन शॉर्टर, थोड़ा सा छोटा हो सकता था, बट एनीवे अब तो जो हो गया हो गया. एंड आई हैव रिटन वेस्ट बंगाल हैज़ लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट्स, सेकेंड गुजरात, ये सब तो ठीक है. अब यहाँ पर मैंने इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक बेनिफिट सेकेंड पेज में ला दिया है, और इसीलिए मैं बोल रही थी कि ये मैप को छोटा रख के मुझे क्या करना चाहिए था, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स यही लिख देना चाहिए था.
ठीक है। सो मैं ये कॉपी सिर्फ खुद की दिखा नहीं रही हूँ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि इफ़ यू आर राइटिंग मेंस इन द कमिंग मंथ 71st या 72nd की भी अगर आप देख रहे हैं, तो यू शुड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर आप शॉर्ट्स है, अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, तो जस्ट हिट द नेल इन द फर्स्ट पेज। ठीक है, फर्स्ट पेज में ही आपको इन्वायरमेंटल लिख दीजिए आप, उसके बाद इकोनॉमिक लिखिए। तो ये चीज़ मुझे लगता है मैंने वो मिस कर दी। एनीवेज, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स और इकोनॉमिक बेनिफिट्स पूछा है, तो मैं आई हैव एड्रेस्ड बोथ ऑफ देम। इन यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, एंड देन हियर आई हैव रिटन इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इसमें भी विथ एग्जाम्पल्स, आई हैव पुट एग्जाम्पल्स एवरीवेयर जहाँ पर भी पॉसिबल था, और मैंने गवर्नमेंट की स्कीम भी लिख दी है कंक्लूजन में, दैट वी हैव गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या इनिशिएटिव्स है, यहाँ पे भी स्कीम्स मैंने एक डाल दी है। सो बेसिकली आई हैव एड्रेस्ड दिस क्वेश्चन इन दिस मैनर। थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था डेफिनेटली। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव मिलेट्स। हाँ, तो मिलेट्स इज़ बहुत ज़्यादा, अभी अगर आप एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट जो पढ़ रहे हो, सो इन मिलेट्स इज़ अ बर्निंग इशू अगेन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ फोकसिंग ऑन मिलेट्स बहुत ज़्यादा, और G20 के टाइम भी आपने देखा होगा न्यूज़ में कि मिलेट्स से बने डिशेस सर्व किए गए थे डिग्निटरीज़ को। सो ईयर 2023 आई हैव जस्ट, देखिए मैंने कंक्लूजन इंट्रोडक्शन कैसे लिखा है यहाँ पे। ईयर 2023 वॉज रिगार्डेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ग्लोबली। सो ये चीज़ मैंने इंट्रो में लिख दिया। पूछा गया है क्या, जोग्राफिकल कंडीशंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मेजर टाइप्स ऑफ मिलेट्स एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। नाउ यहाँ पर आई हैव हिट द नेल की जोग्राफिकल कंडीशंस क्या है, उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे टेम्परेचर ड्राई मतलब जो भी जोग्राफिकल कंडीशंस है आई हैव रिटन दैट। नेक्स्ट में मैंने ग्राफ बना दिया है कि कौन कौन से रीजन्स है जहाँ पे मिलेट्स प्रोडक्शन के स्कोप है, फॉर एग्जांपल द ड्राई एरियाज़ ऑफ राजस्थान या विदर्भ रीजन। फिर मैंने इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी लिख दिया है, ठीक है, ये क्या बेनिफिट्स है। एंड यू कैन सी द कंक्लूजन में आई हैव ट्राइड टू पुट अबाउट लाइक द प्राइम मिनिस्टर हैज़ रिगार्डेड द क्रॉप एज श्री अन्ना, G20 समिट में दिस वाज सर्व्ड। और मैंने एक छोटा सा वे फॉरवर्ड डालने की कोशिश की है, दैट गिविंग MSP फॉर मिलेट्स कल्टिवेशन शैल बी ए गुड ऑप्शन फॉर फार्मर्स। ठीक है, तो एक तरह का एक वे फॉरवर्ड भी मैंने दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट मखाना। मखाना इज़, मतलब ये तो सबने किया होगा, मखाना इज़ समथिंग विच यू नीड टू डू इफ़ यू आर राइटिंग फॉर बिहार एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये बहुत एक्सपेक्टेड था, इस पर कॉन्टेंट भी तैयार था। पूछा गया है, एक्सप्लेन द इकोलॉजिकल कंडीशंस सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ मखाना, व्हाट मेजर्स आर बीइंग टेकन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, प्रोडक्शन और मार्केटिंग के लिए। तो मैंने सबसे पहले तो आई हैव हिट द नेल, यहाँ पे 90% ये जो मैंने जो भी डेटा है ये मैंने पुट कर दिया। इकोलॉजिकल कंडीशंस पूछा गया है, इसको मैंने हिट किया। यहाँ पे मैंने सारे के सारे कंडीशंस लिख दिए। आई हैव ऑल्सो मैंशनड विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ कि मखाना कल्टिवेटिंग एरियाज़ कौन कौन से हैं। नेक्स्ट इफ़ यू सी, यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं मैंने फिर मेजर्स लिखा है कि मेजर्स प्रोडक्शन के लिए क्या कर रही है। एक चीज़ मैं जब कॉपी देख रही हूँ अपनी, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने प्रोडक्शन लिखा, फिर मैंने मार्केटिंग वर्ड छोड़ दिया। सो ये सब ना छोटा छोटा मिस्टेक्स है, तो ये बहुत छोटा मिस्टेक्स है, लेकिन ये बहुत लंबा, मतलब इट कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट इफ द एग्जामिनर सीज, क्योंकि क्वेश्चन ये सीधा सीधा लिखा हुआ है कि ये प्रोडक्शन और मार्केटिंग के लिए है। तो जल्दबाजी में हम लोग ये सब कर देते हैं कि भाई लिखना ही तो है, प्रोडक्शन लिख दिया ना, लेकिन नहीं, एक वर्ड लिखने में क्या है, आप पूरा पूरा लिखते ना, इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग, तो ये ज़्यादा बेटर होता। हालांकि अब जो हो गया सो हो गया। सो प्रोडक्शन के लिए आई हैव रिटन अनाउंसमेंट फॉर जो भी चीज़ें हैं। आई हैव ऑल्सो मैंशनड द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर बिहार, और यहाँ पे आई हैव मैंशनड जो भी मुझे लगा इकोनॉमिक बेनिफिट्स, पॉलिटिकल बेनिफिट्स क्या है, फिर ये सारी चीज़ें आई हैव रिटन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वॉज समथिंग अनएक्सपेक्टेड एंड आई हैड नॉट, आई वुड से आई डिड नॉट प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। ये पता नहीं, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि व्हाट शुड आई राइट, बट कुछ भी लिखा है मैंने।
क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. डिस्कस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज इन एंड अराउंड 4 लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी रीजन्स. तो व्हेन द क्वेश्चन ऑलरेडी हैज़ मेंशन्ड कि भाई 4 जो रीजन्स हैं, जस्ट अ मिनट, 4 जो रीजन्स हैं उनके आसपास का आपको बताना है. तो आई इन्फर्ड डैट दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई बना देते हैं. तो ये मैंने उसी तरह से इसको हैंडल किया. नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, रीजन्स फॉर ग्रोथ मैंने कोशिश किया कि मैं कुछ भी लिख सकूँ. तो भारत मारा, मतलब आई कुड, दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन अटेम्प्टेड इन अ वेरी बेटर मैनर ऑल्सो. However, I did not have enough content. I managed to write everything which I could write, जैसे PM गति शक्ति, मेक इन इंडिया थ्रू 14 सेक्टर्स, भारत माला, सागर माला, सोशो इकोनॉमिक इंसेंटिव्स, PLI. इसी की वजह से ये ग्रोथ हो रहा है. ठीक है. आई अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, हालांकि बहुत अच्छे से हो सकता था. आई शुड नॉट हैव मेड मैप ओवर हियर, इतना बड़ा सा, पता नहीं क्यों. हालांकि कोई बात नहीं. चैलेंजेस ऑल्सो आई हैव रिटन. नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है. अब ये वाला क्वेश्चन भी मतलब थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था और मुझे नहीं पता है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा. मतलब एग्जैक्ट मतलब कि जो मॉडल आंसर क्या होगा इसका. मैंने इतने सारे कॉपीज़ देखे लेकिन मुझे किसी का सही मतलब मुझे नहीं समझ में आया. सो दिस क्वेश्चन इज़ अगेन, आप लोग खुद पढ़िएगा और बताइएगा कि इसका होना क्या चाहिए मॉडल आंसर. हालांकि मुझे पेनिनसुलर पार्ट मैंने किया था, which is more rich in rock and mineral resources. Discuss the statement in relation to the geological formations and associated quarrying and mining activities. तो यहाँ पे मैंने लिखा तो है चीज़ें, मैप भी बनाया है. I have also mentioned the rocks. हालांकि geological formation is something which I have missed. And then you can see mining and quarrying benefits, consequences, exploitation and all. I have mentioned everything. And you can just see I have mentioned with examples also. However, वे फॉरवर्ड भी लिखा है मैंने, हालांकि बेटर हो सकता था. लास्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी आई हैव written. I have mentioned the need of solar energy, then solar energy, ecological and economic benefits. Now I have clubbed under one heading. However, I feel कि इकोलॉजिकल का अलग लिखना था, इन्वायरमेंटल का अलग लिखना था. तो ये बहुत मेजर मिस्टेक मुझसे हो गई कि मतलब मैंने अलग अलग नहीं डील किया. मतलब आई एम ट्राइंग टू से दैट आई शुड हैव रिटन ओनली इकोलॉजिकल हियर एक पन्ने में, एंड देन इन द नेक्स्ट पेज आई शुड हैव रिटन इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स. ये अगेन दिस इज़ अ मिस्टेक ओनली. हालांकि देखते हैं कितना मार्क्स मिलता है. सो दिस सूटेबिलिटी फॉर इंडिया के लिए क्यों सूटेबल है. आई हैव ट्राई टू मेंशन द स्कीम्स एट्सेट्रा और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या क्या है. यहाँ पे बिहार का भी पर्सपेक्टिव मैंने कहीं कहीं मेंशन किया है जो भी मुझसे हो पाया. Challenges also I have written way forward, everything I have written in this question, है ना. कंक्लूजन में भी I have written the net zero etc. पंचामृत प्लेज. लेकिन ये जो मुझे और बेहतर वही चीज़ है कि एक जस्ट वन पेज शुड हैव बीन देयर जहाँ पे इन्वायरमेंटल बेनिफिट अलग से हो जाता. सो एनी विच वे लेट्स सी इस सेक्शन में कितना मार्क्स मिलता है. एंड एक क्वेश्चन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड लगा मुझे, और एक ये शॉर्ट्स. अदरवाइज़ सब कुछ पढ़ा ही हुआ था. रिप्रेजेंटेशन बेटर हो सकता था कहीं कहीं पे, जैसे मैनग्रोव्स वाले में द रिप्रेजेंटेशन कुड हैव बीन बेटर. बट एनी विच वे, so in the next video we will discuss my science answers and let's see what mistakes could have been avoided. Till then, thank you.